साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत। साथियों हिंदी व्याकरण की कक्षाओं में पिछली कक्षाओं में हमने संधि की शुरुआत की थी, संधि के विषय में चर्चा की थी। शब्द निर्माण की 4 कोटियों में से पहली कोटि हमने चुनी थी संधि पढ़ना, और संधि के संबंध में हमने संधि के भेद, परिभाषा इत्यादि के बारे में बात करते हुए स्वर संधि तक पहुंचे थे। और पिछली कक्षा में हमारे स्वर संधि के विविध भेदों में से एक भेद जो कि दीर्घ संधि हमने की थी, उसके उदाहरण देखे थे। संधि की संरचना किस प्रकार है दीर्घ में, उसको देखा था। आज के हमारे सेशन में आगे स्वर संधि के अन्य भेदों पर चर्चा रहेगी। संधि के स्वर संधि के अंतर्गत मुख्यतः 5 भेदों को हिंदी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसमें से एक हमने पढ़ लिया। और प्रयास ये रहेगा कि आज की वीडियो में, आज की कक्षा में हम संधि स्वर संधि के आगे के 4 भेदों को क्लियर कर सकें, उसके बारे में हमारी चर्चा पूर्ण हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने स्वर संधि के 5 भेदों में से 5 भेद, जो कि प्रश्नों की दृष्टि से 5 गिने नहीं जाएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन स्वर संधि को समझने के लिए हम 5 भेदों पर चर्चा करते हैं, 5 भेद पढ़ते हैं। उनमें से एक भेद की चर्चा हमने कल कर ली थी, दीर्घ संधि, और आज अपनी जो है नंबर 2 की रहेगी स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि। साथियों स्वर संधि के अंतर्गत हमने देखा था कि पहले दीर्घ संधि में जो है पूर्व वर्ण अ आ या फिर ई या उ रहे थे। अब यहां से गुण संधि और वृद्धि संधि में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदलने वाला। प्रत्येक का अपने को यह ध्यान में रहना ज्यादा जरूरी होता है कि पूर्व वर्ण कौन सा आता है। तो एक तो गुण संधि और एक रहती है वृद्धि संधि। तो इन दोनों संधियों का जो पूर्व वर्ण है वो या तो अ रहता है या आ रहता है। ये स्ट्रक्चर अपने को ढंग से समझना है। अब गुण संधि में क्या होता है कि पूर्व वर्ण अ या आ, इनमें से कोई एक रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि पूर्व वर्ण अ रहता है, क्योंकि आ जो है वो अ का ही दीर्घ रूप है, तो इसको अ भी कहा जा सकता है। अब देखिए उत्तर वर्ण या दूसरा वर्ण किस प्रकार रहता है। तो दीर्घ गुण संधि के अंतर्गत द्वितीय वर्ण रहने के आधार पर इसकी 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और इन तीनों प्रकार के परिवर्तन के साथ गुण संधि पूर्ण हो जाती है। तो देखिए अगर पूर्व वर्ण अ या आ रहने के बाद उत्तर वर्ण अगर ई या ई रहता है, तब इन दोनों वर्णों के स्थान पर ई हो जाता, ए हो जाता है। अब यहां पे हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी, यानी कि गुण संधि में भी, दोनों वर्णों के स्थान पर तीसरा नया वर्ण बनता है। इन दोनों में से एक नहीं बदलता। जैसा कि हमने दीर्घ संधि में भी देखा था कि दीर्घ संधि में जब मात्रा दीर्घ होती है तो उसमें दोनों वर्णों का रोल रहता है, दोनों वर्णों के स्थान पर तीसरा नया वर्ण आता है। जबकि प्रत्येक संधि में ऐसा नहीं होगा। आगे हम देखेंगे जब यण संधि होगी तो यण संधि में मिलने वाले दोनों वर्णों में से केवल एक वर्ण बदलेगा, दूसरे एज इट इज रहेगा, आगे वैसा ही चला जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखने की बात यह है कि ये दोनों जो है वो ए में बदलेंगे, अकेला नहीं बदलेगा। ये और ये दोनों वर्ण मिलकर ए में बदलेंगे। और आगे देखिए दूसरा, अगर अ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो परिवर्तन होकर क्या बनता है। तो यहाँ पे दोनों वर्णों के स्थान पर ओ हो जाता है। इस बात को खास ध्यान रखिएगा कि दोनों वर्णों के स्थान पर। जब हम इसके उदाहरण देखेंगे तो और बातें क्लियर हो जाएगी, फिलहाल के लिए इसको ध्यान में रखें। आगे देखिए कि अगर पूर्व वर्ण अ या आ रहे और उत्तर वर्ण अगर री देखने को मिले, तो इन दोनों के स्थान पर, यानी पूर्व वर्ण और उत्तर वर्ण दोनों मिलकर नया वर्ण बनाते हैं अर, अक्षर बनाते नया अर। अब अर में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि एक संधि एक गुण जिसमें री का अर हो जाता है, री और अ या आ दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे यण संधि जिसके अंतर्गत जो है री के स्थान पर र देखने को मिलेगा। ये कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, इसलिए गुण संधि के साथ हमेशा अर बनाए रखने की जो है ये कैपेबिलिटी अपने को ध्यान में रखनी है पूरी तरह। अब देखिए इन दोनों तीनों शब्दों से हम एक हल्का सा ट्रिक है जो काम में ले सकते हैं कि गुण संधि की हम पहचान कैसे करें। तो देखा था हमने कि दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए संधि युक्त शब्द का जो संधि स्थल होता है, जहां पर संधि होती है, उस स्थल पर हमें दीर्घ मात्रा देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही गुण संधि से युक्त शब्दों में संधि स्थल पर अपने को ए, ओ और अर की मात्रा देखने को मिलती है। इसका अर्थ इस प्रकार की हम अगर ट्रिक यूज करें तो इस प्रकार करेंगे कि ए, ओ, अर में गुण होता है। इन तीनों में कौन क्या चीज होती है, तो गुण होता है ए, ओ और अर में। यह पहचान करने का ट्रिक जो है सिर्फ संधि युक्त शब्द की अगर पहचान करने को कहे कि दिया गया उदाहरण किस संधि का है, तो वहां काम आएगी और कहीं पर भी काम नहीं आएगी। हालांकि मैं अक्सर ये बात बताता हूं कि भाई ट्रिक से हमें बचकर रहना चाहिए। जहां पर व्याकरण के नियम पढ़ रहे होते हैं वहां पे ट्रिक को ज्यादा काम में नहीं लेना होता, क्योंकि ट्रिक के भरोसे अगर हम रह जाएं तो हम बुनियादी संरचना को भूल जाते हैं। इसी कारण की वजह से संधि जो टॉपिक है
इसकी बुनियादी संरचना नहीं समझी जाती, इसके कारण प्रश्न गलत होते हैं। तो अगर संधि युक्त शब्द की पहचान करनी है तब हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी प्रश्नों में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो संधि युक्त शब्द दिया है तो संधि स्थल से हम उसको तोड़कर इस संधि के अनुसार की कौन सी संधि है हम उसका विग्रह कर देंगे। लेकिन अगर अपने को विग्रह किए हुए शब्द मिलते हैं और उनकी संधि करने को कहें तब ऐसा ट्रिक काम नहीं आता है, क्योंकि अलग अलग दिए हुए शब्दों में जिनमें संधि होनी है उनमें यह लक्षण दिखाई देता ही नहीं है। अब देखिए हम इनमें से प्रत्येक का उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार ई के साथ ई मिलने से दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण हम करते हैं। एक शब्द है हमारे पास अपेक्षा, संधि युक्त शब्द है। तो अगर संधि युक्त शब्द दिया जाता है तो हम पहचान कर लेंगे कि संधि स्थल पर एक ही मात्रा है तो गुण संधि है। लेकिन अब अगर इसका विग्रह करके दे दिया जाए हमें इस प्रकार कि अप धन इक्सा, इनसे बनता है अपेक्षा, तब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब ये दे दिया जाए तो इसमें इस ट्रिक को कहां इस्तेमाल करेंगे? कोई जगह नहीं। इसमें फिर क्या करना होगा? इसमें अपने स्वर संधि शुरू करने से पहले स्वरों की बनावट पर ध्यान दिया था कि अ, ई, उ और री तो मूल स्वर है, बाकी के स्वरों का निर्माण कैसे हुआ है। तो अब अ और ई से मिलकर कौन सा स्वर बनता है, अगर इसकी हमें पहले से ज्ञान है तो ऐसा देने के साथ भी हम इसका संधि कर सकते हैं। हमें यह पता नहीं है कि कौन सी संधि का उदाहरण है, फिर भी अगर स्वरों की संरचना हमें पहले से ज्ञात है कि अ और ई के मिलने से ए बनेगा तो भी हम इस संधि युक्त शब्द को, मतलब विग्रह किए हुए शब्द को संधि में बदल सकते हैं। बात पहचान की आएगी तो उस ट्रिक से हो जाएगा, और बात अगर स्वरों के निर्माण की संरचना का ज्ञान होगा तब हम इस प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। आगे देखिए इस नियम को लागू करके हम दोनों को कैसे ए में बदलते हैं। अब देखिए अ जो है अ के साथ प, अब प के साथ अ है अंत में, यानी अकारांत शब्द है अ, और आगे के शब्द का पूर्व वर्ण ई जो है इस अनुसार अ और ई मिले हैं और क्ष को हम अलग रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नियम संधि में इसमें बैठता है कि नहीं बैठता? तो बिल्कुल बैठता है। अ जो है पूर्व वर्ण रह गया और बड़ा ई है जो उत्तर वर्ण रह गया। अब इसके जगह पे आ होता और आगे छोटा ई होता तब भी परिणाम वही रहता कि दोनों के स्थान पर ए आता है। तो संधि के नियम के हिसाब से इसकी जगह पर ए कर देते हैं। अब आगे देखिए अब को हम वैसा का वैसा लिखेंगे, और जैसा कि हमने कहा था कि दोनों वर्णों के स्थान पर ए रहेगा, तो अब नया वर्ण जो है इसको यहाँ पे उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों बदल कर किस में आ गए? ए में आ गए। और बचा शब्द पीछे अक्षर जो हैक्षा, अब इसको मिलाकर देखेंगे तो अ प के साथ ए की मात्रा संयोग कर लेगी और इस प्रकार अपना जो संधि युक्त शब्द है ये अपेक्षा सामने आएगा। अगर किसी संधि को, किसी उदाहरण को अच्छे से समझना हो कि इसमें किस प्रकार नियम लागू होता है तो उसका इस प्रकार से विन्यास किया जाना सबसे बढ़िया होता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि वर्ण दोनों बदलकर तीसरा वर्ण बना रहे हैं, दोनों में से एक नए वर्ण का निर्माण कर रहा है। यह बात भी हमें समझ में आ जाती है। चलिए ए तो कैसे बनता है हमने देख लिया। इसके अलावा जितने ज्यादा उदाहरणों को हम इस तरह से विन्यास करके समझेंगे संधि हमारी उतनी मजबूत होगी। साथियों उदाहरणों वाली बात लगभग व्याकरण के सभी टॉपिक में काम करती है कि जितने ज्यादा उदाहरण और जितने ज्यादा प्रश्न हम देख कर रहते हैं उतनी ही वो अवधारणा हमारे सामने अधिक स्पष्ट हो जाती है। अब देखिए ऊ के साथ ऊ मिलने से किस प्रकार ओ का निर्माण होता है। देखिए ऊ के साथ अ या अ के आ के साथ ऊ के मिलने से तो ओ किस प्रकार बनता है इसका हम उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देखिए हमारे पास है नरोत्तम। नरों में जो उत्तम है उसको नरोत्तम कहते हैं। अब इस संधि युक्त शब्द में तो फिर वही बात लागू होती है कि ए ओ और अर दिखेगा तो हम उसको गुण संधि कहेंगे। लेकिन इसका विग्रह अगर दे दिया जाए कि नर और उत्तम, तब वापस समस्या हो जाएगी कि हम इससे संधि कैसे बनाएं। तब फिर बात कहता हूं कि स्वरों की संरचना पर ध्यान जाएगा हमारा सीधा, कि भाई स्वरों में अ और उ के मिलने से कौन सा नया स्वर देखने को मिलता है। तो अब देखिए नर में हम र के साथ से अ को हटाते अलग करते हैं और आगे का उ लिखते हैं और तम को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे सामने ये बनकर आते हैं अ और उ। नियम के हिसाब से अ के साथ अगर उ जुड़ेगा तो देखने को नया स्वर जो है कौन सा देखने को मिलेगा? ओ देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम ओ को रख देते हैं नर की जगह पे नर, और वापस ये जो तम शब्द है इसको ऐसा ही लिख देते हैं। और फिर अगर इसका संयोग करेंगे तो वापस यही शब्द जो नरोत्तम है वो हमारे सामने आएगा। अब ये जो है ना संधि को समझने का हॉटस्पॉट होता है, इसको ध्यान में रखना होता है कि नियम किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है। अब इसके अलावा आप अ या अ के साथ उ या उ को मिलाकर किस प्रकार ओ की मात्रा बनती है, कैसे ओ स्वर बनता है गुण संधि के अंतर्गत, इसके लिए ऐसे और उदाहरणों का विन्यास कर सकते हैं समझने की दृष्टि से। और ऐसा विन्यास करके अगर बार बार संधि के उदाहरण देख लो कि एक संधि के अंदर आप ऐसे 10 या 15 विन्यास कर लो तो संधि हमेशा हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगी। अब आगे देखिए किस प्रकार
अ या आ के साथ री के मिलने से दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, दोनों के स्थान पर। इस बात को बार बार ध्यान देना है। अब अगला जो शब्द है इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। एक शब्द आता है उत्मर्ण। शब्द शुद्धि के अंदर भी इसको पूछा जाता है, शब्द को, विशिष्ट शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विग्रह क्या होगा, तो उत्तम और ऋण, ये शब्द होते हैं इसमें। अब इनको देख के संधि का अगर नॉलेज नहीं है तो हम कभी भी इसको उत्मर्ण नहीं बनाएंगे, लेकिन हम करके देखते हैं कि इसमें उत्मर्ण किस प्रकार बनता है। तो अब देखिए उत्तम, इस शब्द के अंदर से हम अ को हटाकर अलग करते हैं और नेक्स्ट जो है वर्ड उसका पहला जो अक्षर है री को लेते हैं। अब अ के साथ री मिला, मतलब नियम इस प्रकार फॉलो हुआ कि यहां से अ आया और यहां से री। अब दोनों के स्थान पर अर किया जाना है तो हमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के स्थान पर अर कर दिया। अब उत्तम को लिख दें ऐसा का ऐसा उत्तम, और फिर रह जाता है णा। अब देखिए उत्तम शब्द को वापस ऐसा का ऐसा लिखते हैं। उत्तम में म हलंत है क्योंकि आधा है, अब इसके साथ अ जुड़ेगा तो म पूरा होगा और उत्तम होगा। अब र है आधा और ये णा। पूर्व की कक्षा में हमने बात की थी कि र जो ऊपर जाता है वो आधा होता है और जो नीचे रहता है वो पूरा होता है। अब ये र अगर आधा है तो इसको ण के ऊपर ले जाना पड़ेगा और शब्द हमारे पास संधि युक्त बनकर आएगा उत्मर्ण। इस प्रकार इसके और भी अच्छे अच्छे उदाहरण होते हैं, सप्तर्षि, कण्वऋषि, उत्मर्ण, इसके अलावा भी कई सारे उदाहरण जो है अर के देखने को मिलते हैं। अर जो है इसकी संरचना विशिष्ट होने के कारण और कंफ्यूजन पैदा करने की इसके अंदर जो संभावना होती है, इसकी दृष्टि से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर कहीं पूछे कम भी पूछे जाते हैं तो विशेष होने के कारण हमको याद रहते हैं। इसमें गुण संधि में ज्यादा से ज्यादा जो कंफ्यूजन है, सवाल गलत होने की संभावना रहती है, वो अर के निर्माण के मामले में रहती है। इसके साथ अपनी गुण संधि की जो संरचना है वो हमने पूरी समझ ली। बाकी का मामला अगर दृढ़ करना चाहते हो, आप मजबूत करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अधिक से अधिक उदाहरण देखने होंगे। अब साथियों, जैसा कि हमने दीर्घ संधि पढ़ते टाइम कुछ करकंदु, शकंदु, विश्वामित्र, मूसलाधार, मनीषा जैसे उदाहरण देखे थे, जो संधि के अपवाद होने की वजह से कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि इस शब्द का उचित संधि विग्रह क्या होगा। हालांकि वो अपवाद है, लेकिन अपवादों से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और उनके गलत होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। वैसे ही अपने सामने दो शब्द ऐसे हैं जिनको गुण संधि के अपवाद के रूप में पढ़ा जाता है और इनका पूछा क्या जाता है, तो विग्रह पूछा जाता है कि इनको अलग कैसे किया जाएगा। और वो शब्द देखिए, एक तो है प्रौढ़, गुण संधि के अपवाद, अपवाद के रूप में आप इसको याद रखेंगे, अपवाद के रूप में इनको लिखेंगे। तो एक शब्द तो है प्रौढ़ और दूसरा है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। अब इनमें अपने को मात्राओं का भी ध्यान रखना होता है कि कहां बड़ी मात्रा है, कहां छोटी मात्रा है। शब्द शुद्धि में भी ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द है जो शुद्ध है, कौन सा एक अशुद्ध है। क्योंकि शब्द का शुद्ध और अशुद्ध होना किस पर निर्भर करता है, तो शब्द निर्माण की कोटि पर निर्भर करता है। और शब्द निर्माण की कोटियों का अपने को नॉलेज होने के बावजूद भी अगर अपवादों पर हमारी पकड़ नहीं है तो हम यहां मार खा जाते हैं। अब देखिए प्रौढ़ शब्द का संधि विग्रह किस प्रकार होगा, तो इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रो और एक होता है ऊड। अब इस पर आप विचार करके देखिए कि इसको हमने गुण संधि के अपवाद के रूप में क्यों रखा है। और दूसरा शब्द है अक्षौहिणी, देखिए अक्ष धन ऊहिनी। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें ऊहिनी जो जोड़ा जाता है उसमें ऊ बड़ा है, ह पे छोटी ई की मात्रा है और न पे बड़ी ई की मात्रा है। अगर हमें अक्षौहिणी शब्द प्रश्न में देकर पूछा जाए कि अक्षौहिणी शब्द का उचित संधि विग्रह क्या होगा, तब हमारे लिए बातें बहुत तकलीफदायी हो जाती है कि ऊ पे मात्रा छोटी है कि बड़ी है, ह की मात्रा छोटी है कि बड़ी है, अब प्र और ऊड में ऊ छोटा है कि बड़ा है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संधि के नियमों को रट लेने से, संधि के नियम पढ़ लेने से काम नहीं चलता है। इस प्रकार की जो चीजें होती है उन पर हमें विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि ये क्यों गुण संधि के अपवाद के अंतर्गत आते हैं, तो आप देखिए अ के साथ अगर ऊ मिलेगा तो कौन सा नया स्वर बनेगा, ओ बनेगा, औ नहीं बनेगा। इनमें इसमें इसका अ लो और इसका ऊ लो, अ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, लेकिन यहां हम औ की मात्रा देख रहे हैं जो कि नियम को फॉलो करके गुण संधि का उदाहरण नहीं दे रही, इसलिए इसको अपवाद कहते हैं। यह शब्द ऐसा ही लिखा जाता है, शुद्ध रूप इसका यही है। और दूसरा है अक्षौहिणी शब्द, जिसका मतलब होता है विशाल सेना, बड़ी सेना। अब देखिए अक्ष और उहिनी में क्या नियम रहेगा, अ के साथ ऊ मिलेगा, ठीक वैसा ही जैसा यहाँ पे अ के साथ ऊ के मिलने से ओ की मात्रा लगनी चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि अक्ष और उहिनी में औ की मात्रा है। और औ की मात्राएं, ये जो बड़ी मात्राएं हैं औ की, ये अपने को हमारी अगली संधि यानी कि वृद्धि संधि के अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसके साथ हम अपने गुण संधि का जो टॉपिक है इसको पूरा करते हैं। गुण संधि की जो संरचना थी आपको समझानी, वो मेरी तरफ से समझाई जा चुकी है। आप इन बातों पर विशेष फोकस करेंगे। ये दोनों प्रश्न अगर किसी परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं तो अवश्य इनमें से एक आध चीज को उठाकर दिया जाएगा।
इस बात को आप गारंटी के साथ लेकर चलिए कि अगर संधि के 4 प्रश्न पूछे जाने हैं तो उसमें से एक सवाल अपवाद के अंदर से आएगा, या तो दीर्घ संधि के अपवाद से पूछा जाएगा या गुण संधि के अपवाद से पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। गुण संधि को पूरा करने के बाद अपनी अगली संधि रहती है वृद्धि संधि। गुण में ए ओ अर में गुण होता है, संधि युक्त शब्द को पहचानने की अपनी ट्रिक थी। और अगला है नंबर 3 वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में संधि युक्त शब्दों में अपने को क्या देखने को मिलता है, तो बड़े संयुक्त स्वर देखने को मिलेंगे इनके परिणाम स्वरूप। अब जैसा कि हमने पहले बात की है कि गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों का पूर्व वर्ण जो होता है या तो अ रहता है या आ रहता है। यह बात गुण और वृद्धि दो में लागू होगी, क्योंकि दीर्घ संधि में अ, आ, ई या उ में से कोई सा भी पहला वर्ण रह सकता था और सेम सवर्ण आगे रहना था। अब इन दो संधियों में पूर्व वर्ण अ या आ रहता है। अब अ या आ के बाद यहां पर दो बातें काम आती है। अ या आ के बाद अगर अपने को ए या ऐ देखने को मिले तो दोनों के स्थान पर, ऐ हो जाता है। अब इसमें एक ढंग का ट्विस्ट है, आप देखिएगा कि अगर अ या आ के साथ आम ऐ मिलने से अगर ऐ बनता तो उसमें परिवर्तन क्या था, अगर सिर्फ ऐ बदल रहा था तो। अब हमने देखा था कि संधि वहीं पर होती है जहां वर्णों में परिवर्तन हो, बदलाव हो। अब किसी साथी को लगेगा कि या तो ऐ ऑलरेडी होगा, तो ऐ बन जाना कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें परिवर्तन कहां होगा कि इन दोनों के स्थान पर ऐ बनेगा। तो बड़ा परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब ये बड़ा विकार देखने को मिला तभी हमारी जो है ये संधि कही जाती है, संधि कह सकते हैं, अन्यथा संधि नहीं है। अब ओ या औ, यानी पूर्व वर्ण अ या आ रहे, उत्तर वर्ण ओ या औ रहे, तो ऐसे में दोनों के स्थान पर औ हो जाता है और ये रह जाती है वृद्धि संधि के नियम। अब देखो वृद्धि संधि की हम पहचान कैसे करेंगे। अगर संधि युक्त शब्द हमें दे दिया जाए और संधि स्थल पर हमें ऊपर दो मात्राएं देखी हुई मिले, बस इस प्रकार से दो मात्राएं ऊपर देख लगी हुई मिल जाए तो संधि युक्त शब्द को हम वृद्धि संधि के अंतर्गत रखेंगे। अब इसको लागू कैसे करेंगे, देखो संधि युक्त शब्द में संधि स्थल पर ध्यान देना होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि संधि स्थल है ही नहीं फिर भी डबल मात्राएं लगी है, जैसे आपको शब्द देखने को मिल जाए और में कोई संधि होती नहीं, फिर भी आप इसमें कह दें कि और में डबल मात्रा देखने को मिल रही है ऊपर, मतलब हम इसको वृद्धि संधि का उदाहरण मान लेंगे। ऐसा नहीं है, संधि स्थल का मिलना जरूरी है, इतना अपने को पहले कंफर्म होना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई संधि हुई है। अब देखो मैं एक शब्द लिखता हूं एक एक इस पर आप इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक एक अपने को पता चल जाएगा कि ये संधि स्थल है और यहाँ पर इसमें संधि अनिवार्य रूप से, फिर ऊपर दो मात्राएं देखी हुई मिली तो इसको सीधा वृद्धि में। अब दो मात्रा को वृद्धि से जोड़ोगे कैसे, तो वृद्धि हुई तब मात्राएं बढ़ गई, ऊपर वृद्धि हुई तो ऊपर मात्राएं अधिक हो गई। यह है ट्रिक, आसान तरीके से काम लेने वाले विद्यार्थियों के लिए। लेकिन ट्रिक पर आश्रित नहीं रहते हुए हम आगे इसको पूरा समझते हैं। आप देखिए कि ए अ या आ के साथ ए या ऐ मिलने से किस प्रकार ऐ का निर्माण होता है, हम पहला उदाहरण इसका देखेंगे। अब देखो हमारे सामने एक शब्द है विश्वैकता। विश्वैकता, अब इसमें दो शब्द रहते हैं, एक रहता है विश्व और एक रहता है एकता। अब इसका ढंग से विन्यास करके देखते हैं। देखिए विश्व में व का अ अलग करते हैं और उत्तर जो शब्द है उसका ए लेते हैं, ता को अलग लिख लेते हैं, एकता। अब आप देखिए इसमें ये यहां पर संधि हो रही है, संधि स्थल यह है जिसमें अ के साथ ए मिल रहा है। नियम के अनुसार अ के साथ अगर ए मिलता है तो दोनों के स्थान पर ए ही हो जाता है। अब इनमें इसमें भी दोनों के स्थान पर ए ही होगा। ध्यान रखना इस बात को कि वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि दीर्घ और गुण तीनों में दोनों वर्णों के स्थान पर तीसरा नया वर्ण आता है। जबकि आगे हम देखेंगे यण संधि में और आयादी संधि में ऐसा नहीं होता है, उनमें से दो में से केवल एक वर्ण में परिवर्तन होता है, दूसरा अपनी जगह पे वैसा का वैसा रह जाता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखिए किस प्रकार इसको हम पूरा करते हैं। विश्व और कथा, अब इसका संयोग करके देखते हैं। तो विश्व का विश्व और ये हलंत है, अभी तक इसके साथ स्वर नहीं है। अब ए को इसके साथ जोड़ेंगे तो हलंत हट जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा शब्द पूरा का पूरा विश्वैकता। इस प्रकार इसकी संधि होती है, यह संधि का विन्यास होता है इस प्रकार से और ऐसे ए की मात्रा लगती है। अब इसके आप कुछ और अन्य उदाहरणों का विन्यास करके देखते हैं। जैसे मैं एक और देता हूं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तथैव, सदैव। ये जो दो शब्द है अक्सर इस संधि के अंतर्गत ऐ की मात्रा के लिए पूछे जाते हैं, तथैव और सदैव। तथैव के मामले में
ए की मात्रा दिख रही है, सदैव में भी ए की मात्रा दिख रही है। अब इसमें क्या है, इसका होगा तथा और एव, इसमें आ और ए ही रहेगा, और सदा एव इसमें आ और ए ही रहेगा। यहां हमारे सामने अ और ए है। आप इनका विन्यास करके इसको संधि के नियम जो है उसको अच्छे से वापस क्लियर कर सकते हैं अपने लिए। अब हम देखते हैं कि अ के साथ ओ और औ के मिलने से किस प्रकार परिवर्तन होता है, कैसे वृद्धि संधि बनती है इसके अंदर। देखिए इसके लिए अपने सामने अगला अपना उदाहरण है जलौघ। एक होता है जलौक और एक होता है जलौघ। जलौक का मतलब होता है जल की अंजलि और जलौघ का मतलब होता है जल की लहर, पानी की लहर, चाहे वो समुद्र में हो चाहे तेज पानी में किसी अन्य जलाशय में हो। अब देखिए जल और ओग शब्द है, ये ओग नहीं है मूल रूप से, जल ओग, ओग का मतलब होता है लहर। अब देखिए इसमें संधि हम लागू करके देखते हैं। ल को हलंत किया क्योंकि इसके अंदर से अ को हमने निकाल कर अलग कर दिया, और ओ जो है उत्तर वर्ण को लेकर घ को अलग कर दिया। इस प्रकार ये संधि स्थल बनकर हमारे सामने आया कि पूर्व वर्ण अ है और उत्तर वर्ण ओ है। नियम के हिसाब से देखें तो फिट बैठता है, और दोनों के स्थान पर अपने को क्या कर देना है, तो औ कर देना है। अब जल इस प्रकार अपनी जगह पे और ये घ। अब इसका संयोग करके देखते हैं कि जल, इसका हलंत हटाओ और इसके ऊपर औ की मात्रा लगाओ और घ लिख दो, ये वापस संधि युक्त शब्द अपने को जलौघ देखने को मिलता है। वैसा ही इसका वृद्धि संधि का बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला एक उदाहरण होता है वनौषध। वन औषध, औषध का मतलब दवाई, वनों से मिलने वाली दवाई के लिए वनौषध शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका विन्यास करके आप वृद्धि संधि के इस द्वितीय नियम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो साथियों हमने जितने उदाहरण देखे हैं उसमें ऊपर प्रत्येक में बड़ी मात्राएं देखने को मिली है। ट्रिक की दृष्टि से आप इसको याद रखेंगे। बाकी हमने देखा था कि ए और आई कैसे बनता है, तो एक तो गुण संधि में निर्माण देख लिया था, ए और औ का निर्माण कैसे होता है। अब ए और औ का निर्माण कैसे होता है वो हमने वृद्धि संधि में देखा था। इनमें से प्रत्येक स्वर का निर्माण किस प्रकार किया जाना है वो हमने स्वर संधि पढ़ना शुरू करने से पहले आपको समझा दिया था। अब तो हम सिर्फ कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं उनको संधियों के अंतर्गत बांट रहे हैं, बाकी हमको ऑलरेडी पता है कि कौन से स्वर का निर्माण कैसे होगा। स्वरों का निर्माण हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अब देखिए इसके साथ अपनी वृद्धि संधि पूरी होती है और आगे की संधियों को लेते हैं हम, जो कि दोनों एक ही प्रकार से बदलती है। देखिए स्वर संधियों के अंदर अगर भेद करने हैं तो इसमें हम 3 संधियों को एक तरफ रखते हैं और 2 संधियों को एक तरफ रखते हैं। पहली संधि दीर्घ, दूसरी संधि गुण, तीसरी संधि वृद्धि। इन तीनों को हम एक प्रकार की संधि मानते हैं। इसकी वजह यह है कि इन तीनों संधियों में दोनों वर्णों के साथ स्थान पर तीसरा वर्ण आता है, यानी संधि करने के लिए दोनों वर्णों का योगदान रहता है, दोनों तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। लेकिन आगे की अपनी जो 2 संधियां रहेगी, यण और अयादि संधि, यण और अयादि संधि, उसमें केवल एक वर्ण बदलेगा, यण संधि। और दूसरी बात इसमें यह बदल जाएगी कि जो कि हम अब तक पढ़ते आएंगे पूर्व वर्ण अ या आ रहेगा, वैसे ही अब यण संधि में और अयादि संधि में पूर्व वर्ण अ या आ नहीं रहेगा। अब यण संधि के अंतर्गत पूर्व वर्ण ई या ई रहेगा, या उ या फिर उ रहेगा, या फिर पूर्व वर्ण री रहेगा। इन तीनों में से कोई एक वर्ण पूर्व वर्ण के रूप में देखने को मिले, और इनके आगे कोई भी स्वर देखने को मिल सकता है, लेकिन सेम स्वर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ई या ई के साथ स वर्ण जोड़ दे, आगे ई या ई ही लिख दे, तो ये फिर गैर संधि के अंतर्गत नहीं आकर किस संधि में चला जाएगा, दीर्घ संधि में। इसलिए इसके आगे असमान स्वर रहना चाहिए, असमान स्वर। अब असमान स्वर का मतलब यह हुआ कि यहां जो पूर्व स्वर है ना, उसके सेम स्वर यहां पर नहीं आए, समान स्वर नहीं आए। समान स्वर का मतलब है ई के लिए छोटा ई और बड़ा ई दोनों समान स्वर है, उ के लिए उ और बड़ा उ दोनों समान स्वर है, और री के लिए स्वयं री असमान स्वर है। तो इन तीनों के बाद असमान स्वर रहे। अब इसमें परिवर्तन क्या होता है, तो असमान स्वर अपनी जगह पे एज इट इज ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर से ध्यान दीजिए कि वृद्धि, दीर्घ और गुण संधियों में हमने दोनों वर्णों के स्थान पर तीसरे वर्ण का निर्माण किया था, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पे ये जो पूर्व स्वर होता है सिर्फ यही बदलकर नए स्वर में बदलेगा, असमान स्वर में परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें अब ई के बाद असमान स्वर रहेगा, तो ई का क्या बनेगा, ई का य बनेगा। ई का क्या बनेगा, य। ई का यह बनेगा और यह भी हलंत बनेगा, ध्यान रखना, पूरा नहीं बनेगा, हलंत। इसमें चिन्ह हल का ध्यान रखना है कि आधा यह बनेगा। इसमें असमान स्वर का क्या योगदान रहेगा, तो सिर्फ नियम को लागू करने में योगदान रहेगा, असमान स्वर परिवर्तित नहीं होगा। असमान स्वर न तो यण संधि में परिवर्तित होता है, न अयादि संधि में परिवर्तित होता है, वो अपनी जगह पे वैसा का वैसा रहता है। बदलता कौन है, सिर्फ पूर्व वर्ण।
अब उ या उ के बाद असमान स्वर रहे तो उ के स्थान पर, केवल किसके स्थान पर, उ के स्थान पर व बनेगा, असमान स्वर अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा। और री के बाद असमान स्वर बनता है तो री के स्थान पर हो जाता है र भी हलंत। अब ध्यान दीजिए, वापस चलते गुण संधि पे, हमने री से अर बनाया था, तो री के स्थान पर और री से पूर्व आने वाले अ या आ के स्थान पर अगर अर बनता है तो गुण संधि, और सिर्फ र बनता है तो यण संधि। इन बातों का ध्यान रखना। अब आपको संधि स्थल पर इनमें क्या देखने को मिलेगा, आप इसकी ट्रिकली पहचान कैसे कर सकते हैं? तो ये जो तीनों वर्ण दिख रहे हैं ना, इन तीनों वर्णों से पहले आपको आधा वर्ण देखने को मिलेगा, य व र, इन तीनों में से पहले आधा वर्ण। अब आधा वर्ण कैसे, ये तो खुद आधे, इससे पहले आधा कैसे, तो ये आधे नहीं रहेंगे, ये आगे वाले स्वर के जगह पे आधे होंगे, और इससे आगे वाला जो स्वर होगा ना असमान स्वर, उसकी मात्रा इन पर लगकर संधि में इनको पूरा बना देगी। तो इनका जो लक्षण है वो हमें देखने को ये मिलेगा कि य से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा वर्ण, र से पहले आधा वर्ण, य से पहले आधा, व से पहले आधा, र से पहले आधा, किसका लक्षण हुआ, यण संधि का। अब ये ट्रिक कहां काम आएगी, किस प्रकार आएगी, इसके लिए अपन इसके उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार इसमें रहता है। देखिए, यण संधि के पहले ही नियम को लागू करके देखते हैं अपन। शब्द हमारे पास है गत्यवरोध। हमने कुछ विशिष्ट शब्द लिए हैं जो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, आपके ज्यादा काम आ सकते हैं। शब्द है गत्यवरोध, गत्यावरोध नहीं है, गत्यवरोध है। और गत्यवरोध क्यों है और गत्यावरोध क्यों नहीं है, उसको हम विन्यास में देख लेते हैं। आगे देखिए इसका विच्छेद किस प्रकार होगा, विग्रह किस प्रकार होगा। तो शब्द होता है गति अवरोध। अब गति में ई को हटाते हैं, ई को अलग लेते हैं, छोटा ई है, और आगे का अवरोध इसको अलग करते हैं। अब ट्रिक के अनुसार वापस देखिए कि ट्रिक में हमने क्या कहा था, य से पहले आधा, व से पहले आधा, र से पहले आधा। इसमें किससे पहले आधा वर्ण देखने को मिला, य से पहले। य से पहले अपने को त आधा देखने को मिला, और आगे के व और र में भी हम इस बात को लागू करके देखेंगे। अब देखिए, ई के बाद अ आया, यानी ई या ई के बाद असमान स्वर रहे, तो ई के लिए अ जो है ना असमान स्वर है, समान स्वर नहीं है। अब इसमें परिवर्तन कैसे होगा उस बात को बहुत ही अच्छे से नोटिस करना। आप ये नोटिस किए बिना आप कितने भी उदाहरण कर लो, हमसे हो नहीं पाता प्रश्न। अब गत में त जो है हलंत का हलंत है। अब इसमें होगा ये कि ई के स्थान पर य हो जाएगा, केवल ई के स्थान पर य। तो ई के स्थान पर आप क्या रखेंगे, य, और अ जो है एज इट इज नीचे आएगा। ध्यान रखना कि यण और अयादि संधि में द्वितीय स्वर जो होता है वो परिवर्तित होता ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। ये हॉटस्पॉट है इसका ध्यान रखने का खास, कि ये एज इट इज यहाँ पे आ गया, और ई के स्थान पर यह हो गया, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा। इसको अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो ये हमारे उदाहरण कभी गलत नहीं होंगे, इस संधि को हम अच्छे से कर पाएंगे। अब इसका संयोग करके देखते हैं। तो ग त, अब त आधा है और आगे सीधा व्यंजन आ गया, स्वर आया ही नहीं तो त तो कभी पूरा होगा ही नहीं, त आधा ही रहेगा, इसलिए आधे त को य के ऊपर चढ़ाते। देखिए गत्य, अब गत्य में यह भी आधा था, यह के साथ अ जुड़ा तो ये यह पूरा हुआ, वरना यह आधा ही रहता। आगे है वरोध। इस प्रकार अपने ये जो शब्द है गत्य विरोध हमारे सामने आया है। एक बार इसको वापस देखेंगे, आपकी विन्यास किस प्रकार प्राप्त हुआ है, क्योंकि यण संधि को समझना पहले की तीन संधियों को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा कठिन माना जाता है। देखिए, पहचान आप कैसे करेंगे, य व र से पहले आधा वर्ण ढूंढेंगे, इसमें आधा वर्ण य से पहले मिल गया, मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। फिर देखेंगे कि इसका विन्यास किस प्रकार किया, तो विन्यास में अपने सामने ई के साथ अ मिल रहा है। नियम को लागू करके देखो, अगर ऐसी हालात होगी तो ई किस में बदलेगा, य में बदलेगा। और मैंने कहा था असमान स्वर इसमें परिवर्तित नहीं होते, एज इट इज वहां पर आ जाते हैं, और फिर इनको आपस में जब जोड़ कर रखते हैं तो इस प्रकार से गत्य विरोध शब्द हमारे सामने निकल कर आता है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि यण संधि के अंतर्गत य का निर्माण कैसे होता है, और यह बनता किससे, दोनों से नहीं बनकर केवल एक स्वर के जगह पर य देखने को मिलता है अपने। अब देखिए, उ या उ के लिए जो है यण संधि के अंतर्गत उदाहरण को लेकर विन्यास करते हैं, उसको समझते हैं कि व का निर्माण कैसे होगा। पूर्व वर्ण उ या उ देखने को मिलेगा, और उत्तर वर्ण उ या उ के अलावा कोई भी वर्ण यानी कि असमान जो स्वर है अपने को देखने को मिलेगा। अब इसके लिए हम एक अच्छा उदाहरण लेते हैं, साधवा चरण। साधवा चरण शब्द का क्या अर्थ है वो हम आगे देखेंगे, पहले इसमें ट्रिक लागू करके देखते हैं कि क्या व से पहले आधा दिखता है, तो बिल्कुल दिखता है, व से पहले आधा, और संधि स्थल भी यही है, साधवा चरण। फिर इसको हम विग्रह करके देखते हैं, साधु धन आचरण, साधु धन आचरण। अब इसमें आगे का विन्यास करने के लिए साध, उ की मात्रा हटा दी तो ध
हलंत हो गया अपने आप। फिर ऊ की मात्रा रहती है छोटा ऊ और आगे का आ। अब आ की यहाँ पे क्या परिभाषा है, असमान स्वर, और आगे रह जाता है चरण। अब देखो ऊ और आ मिले यानी कि ऊ और असमान स्वर, आ की परिभाषा यहाँ पर क्या है, असमान स्वर के रूप में, तो बनेगा क्या, वह। किससे बनेगा, केवल ऊ से वह बनेगा। आ अपनी जगह पे एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर संधि की दृष्टि से ये भी हॉट स्पॉट और ये फ्री हॉट स्पॉट ध्यान रखने की जगह। फिर है शाद। शाद शब्द को हमने एज इट इज वैसा ही लिख दिया और आगे का चरण का चरण। अब इसको देखिए साध, अब ध आधा है तो ध जो है वह के ऊपर आरोहित रहेगा। अब यहां पर तो वह भी आधा है लेकिन वह पे आ की मात्रा लग जाने के कारण ये वाह बन गया, साधवा और चरण का चरण। इस प्रकार जो है यण संधि के अंतर्गत हम व का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई सारे इसके अच्छे उदाहरणों को देखकर उनमें विग्रह करके इस संधि को समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए एक अन्वय, इसका शब्द अपने को बहुत ज्यादा कई जगह पर देखने को मिलता है कि अन्वेषण या अन्वय किस प्रकार बनता है, ये उदाहरण ज्यादा पूछा जाता है। आप इसका इस प्रकार से विन्यास करके समझेंगे कि यण संधि के अंतर्गत इस नियम को हम कैसे लागू करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए री, री के स्थान पर र कैसे बनता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जिस प्रकार गुण संधि के अंतर्गत हमने देखा कि अर की बातें ज्यादा पूछी जाती है, ठीक ही एक हिंदी के अच्छे पेपर में जो यण संधि के अंदर री का र बनता है ना, इससे संबंधित उदाहरण पूछे जाते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। एक देखिए भ्रात्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा, त्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा, संस्कृत का भ्रातृ शब्द जिसका मतलब होता है भाई। अब इसका विग्रह करके देखते हैं। भ्रातृ, भ्रातृ आज्ञा, विग्रह इस प्रकार होगा, पितृ, मातृ, भ्रातृ, कर्तृ, धृतृ, ये जो शब्दों से इसका रिकारांत होते हैं। देखिए भ्रातृ, मातृ, पितृ, धातृ और कर्तृ, ये शब्द रिकारांत होते हैं और इस संधि में यही उदाहरण अपने को पूर्व वर्ण के रूप में देखने को मिलते हैं। अब देखिए इस संधि को हम कैसे नियम को लागू करते हैं। भ्रात, री को हटा दिया, री स्वर यहाँ पे आ गया, आगे का अ का दीर्घाकार आ मिला और ये बन गया संधि स्थल। देखिए आप री और री के साथ असमान स्वर, री के लिए आ जो है असमान है और ज्ञा को ज्ञा लिख दिया। अब इसमें से वापस ध्यान रहे कि केवल री के स्थान पर र बनेगा, आ अपनी जगह पर एज इट इज वैसा ही बैठेगा, री के स्थान पर र बन गया। और भ्रात, भ्रात को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया जिसमें त जो है आधा है, त आधा है और ज्ञा को ज्ञा लिख दिया। अब इसका संयोग करके देखिए आप, भ्रात, अब त आधा है, अब र जोड़ते हैं, त आधा और र। आप याद करिए संयुक्त व्यंजन त्र का विन्यास या अक्षरिक खंड हमने किस प्रकार किया था कि त और र रहता है, इसमें त आधा होता है, र पूरा होता है। यहां पर भी त आधा है, र अभी तक आधा है, लेकिन इसमें आ जुड़ते ये पूरा हो जाएगा त्रा और ज्ञा का ज्ञा, नया शब्द अपने सामने देखने को मिलता है भ्रात्राज्ञा। अब इस संधि के इस नियम के अंतर्गत पितृच्छा, मातृच्छा, मातृपदेश, पित्राज्ञा ऐसे शब्द उदाहरणों के रूप में अपने को देखने को मिलते हैं, जिनके आप 2-3 के इस प्रकार से विन्यास करके यण संधि को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार से य व र से पहले आधा मिलना, बाकी यहाँ पे इस हॉटस्पॉट पे खास ध्यान रखना कि संधि में बदलते कौन है, केवल पूर्व वर्ण बदलते हैं, यण संधि के अंदर उत्तर वर्ण अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहते हैं। आगे देखिए यण के बाद अपने की स्वर संधि का अंतिम भेद हम समझने जा रहे हैं जिसका नाम है अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या है देखिए, अयादि संधि में अय, अय शब्द जो है उस पर जोर देना है, उसी को समझना है खासकर। अय आदि, अय और आदि, अय आदि के स्थान पर जो शब्द बनकर आता है वो होता है अयादि, अयादि। अय और आदि से अयादि शब्द बनता है, तो आप ये बताइए कि अयादि शब्द में खुद में कौन सी संधि है, अय आदि। अ और आ मिलकर समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते, अयादि शब्द में जो है दीर्घ संधि है। अयादि शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब अयादि संधि के अंतर्गत होता क्या है, तो पूर्व वर्ण क्या रहता है, महत्वपूर्ण है। यण संधि में और अयादि संधि में पूर्व वर्ण गुण वृद्धि और दीर्घ की तरह नहीं रहकर अयादि में विशेष रह जाता है। अब अगर वर्णमाला के स्वरों की बात करें तो पूर्व वर्ण के रूप में अ आ ई उ ऊ सब रह चुके हैं। अब बचे कौन से हैं,
तो इससे पूर्व हमने जो यण संधि पढ़ी थी उसमें ई ई उ और री को पूर्व वर्ण बना दिया। अब इसमें ए आई और ओ औ को पूर्व वर्ण बनाएंगे, सभी की पूर्व वर्ण के रूप में बारी आएगी। तो अयादी संधि के अंतर्गत जो चारों संयुक्त स्वर होते हैं उनकी बारी पूर्व वर्ण के रूप में आती है। अब इसमें पूर्व वर्ण या तो ए रहता है या ए रहता है या ओ रहता है या फिर औ रहता है, और चारों ही दशाओं में इसका परिवर्तन अलग अलग प्रकार से किस प्रकार होता है आप देखिए। पूर्व वर्ण ये रहता है, उत्तर वर्ण फिर वही बात, असमान स्वर। असमान स्वर को कैसे परिभाषित करेंगे, तो वापस अपने को पता है कि ए के साथ ए के अलावा कोई भी आ जाए असमान स्वर रहेगा। ए के साथ ए और ए नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सा भी आ जाए, क्योंकि ए के साथ अगर ए आ गया तो फिर वो अयादी संधि के अंतर्गत नहीं रहता है। असमान स्वर, इसमें भी असमान स्वर, इसका परिवर्तन होके परिणाम क्या मिलेगा उस पर हम फोकस करेंगे। असमान स्वर। अब देखो, अब अयादी शब्द में जो अ है ना उसका हम औचित्य सिद्ध करेंगे। ए के आगे अगर असमान स्वर रहता है तो ए अय में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अय। इसमें य को हलंत रखना है, ध्यान रखना खासकर अय। अब अय शब्द से अयादि बना, यानी कि जिस संधि के परिणाम स्वरूप अय आदि शब्दांश देखने को मिलते हैं उस संधि को अयादि संधि कहते हैं। अब अय और ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा? केवल ऐ के स्थान पर आय देखने को मिलेगा, आय। ओ के स्थान पर आएगा अव और औ के स्थान पर देखने को मिलेगा आव। बहुत महत्वपूर्ण संधि है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से अय आय अव आव बनता है। अब इसमें कंफ्यूजन कहां होता है, गड़बड़ यहां पे ये हो जाती है कि ए से हम आय बना देते हैं, ऐ से आय, कई कबार तो ऐ से अब साथ ही अव भी बना देते हैं, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए आप ध्यान किस पर रखेंगे? उच्चारण पर रखिए। देखिए ए का निकटतम इनमें से कौन सा होगा? ए ऐ, कोई फर्क नहीं है। ऐ आय, ओ औ, औ आव, इनमें जो है इसके स्वर के साथ इसके उच्चारण के साथ इनको जोड़कर रखना है। और उच्चारण की शुद्धता, उच्चारण की सुविधा के हिसाब से संधियों का निर्माण हुआ है। हमने पहले बात की थी कि संधि में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार ये बदलाव आता है, तो उच्चारण की सुविधा के हिसाब से, बोलना आसान हो, बोलना मुश्किल ना हो, उस हिसाब से इसको किया जाता है। अब आगे देखिए, हमें प्रत्येक नियम को लागू करने वाला एक एक उदाहरण देखना है। देखिए आप पहले का उदाहरण हम देखते हैं, एक शब्द लेते हैं, अय कैसे बनता है? विनय। एक शब्द है हमारे पास विनय। अब विनय व्यवहार में नम्रता होती है तो उसको कहते हैं विनय। विनय अनुनय, प्रार्थना किसी से करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, किसी मतलब रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, उसके लिए कहते हैं कि हमने विनय किया, अनुनय किया। अब इसको समझिए आप, विनय अ, ये इसका विच्छेद होता है, विग्रह। अब विनय अ को कैसे करेंगे आगे? विना, इससे ए को हटा दिया, बीच में ले आए और अंत में अ रख दिया, ये हुआ संधि स्तर। अब इसको लागू करके देखिए, पूर्व वर्ण ए है और उत्तर वर्ण असमान स्वर है। असमान स्वर का मतलब ए के अलावा कोई भी है। अब इससे आगे कोई है नहीं तो लिखेंगे नहीं। अब आगे देखिए इसको, विना। अब वापस यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे असमान स्वर नहीं बदलेगा, केवल पूर्व स्वर बदलेगा। इसमें पूर्व स्वर क्या है? ए, तो ए बन जाएगा किसमें? आय में, आय। और उत्तर वर्ण अ। अब मिलाकर देखिए इसको, विन, विन। अब विन में विन हलन था, लेकिन इसके साथ अ की मात्रा जुड़ते ये पूरा हो गया और आगे लिख दिया य। अब यह भी हलन था, लेकिन आगे का य में अ इसके जुड़ते ये पूरा हो गया शब्द विनय। इस प्रकार से जो है ए से अय बनता है। विशेष ध्यान रखिएगा कि केवल पूर्व वर्ण बदलकर इन संधियुक्त शब्दों में बदल रहा है, जबकि असमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये किसका उदाहरण हुआ? अय का। अब आप देखिए आय का उदाहरण। हम एक शब्द लेते हैं, बहुत ही अच्छा शब्द है, विधायिका। सरकार के 3 अंगों में से एक अंग जो होता है विधायिका, व्यवस्थापिका के लिए कहते हैं। अब इसका किस प्रकार से विग्रह होगा, तो आप इस पर अनुमान लगा के देखिए किस प्रकार होगा। विधेयिका, विधेयिका, पूर्व वर्ण ऐ, उत्तर वर्ण ई मिल रहा है जो कि असमान स्वर है। अब इसको आगे अधिक विन्यास करके देखते हैं। ऐ की इका, नियम फॉलो हो रहा है तो ऑफकोर्स हो रहा है, ए के बाद असमान स्वर आ रहा है। अब ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय, ई की जगह पे ई रहेगा, एज इट इज नीचे आ जाएगा, और का रहेगा, और विद का विद। जब इनको मिलाएंगे तब नया शब्द अपने सामने मिलकर आएगा, विधायिका। ये वाला शब्द देखने को अपने को मिलेगा, बदलकर सामने आएगा। इस विन्यास को आप ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार ए से आय बनता है। अब जो है ओ,
ओ से किस प्रकार अव बनता है, इसका उदाहरण हम आगे देखते हैं। एक शब्द देखिए भवन, भवन, वेल नाउन वर्ड है। अब इसमें किस प्रकार बनेगा, तो भू और अन, भवन बनेगा, हलंत नहीं है ये, भू अन। अब भू अन का देखिए विग्रह करके देखते हैं। भ से ओ की मात्रा हटाकर अलग लिखते हैं संधि स्थल पे, और आगे का अ आ जाता है और न को अलग से लिख देते हैं। ये बन गया संधि स्थल। ओ के साथ अ का मिलना, नियम के हिसाब से देखो, ओ के साथ असमान स्वर मिलते हैं तो ओ का क्या हो जाता है, अव, केवल ओ के स्थान पर अव आएगा। अब भ अपनी जगह पे, ओ के स्थान पर आ गया अव, और आगे का अ अपनी जगह पे, न अपनी जगह पे, ये एज इट इज नीचे आ गया देखिए, और इसमें ओ का अव बन गया। ये संधि स्थल हॉटस्पॉट, इस पर विशेष फोकस करिएगा। अब भ की जगह पे भ लिखते हैं, भ के ऊपर अ की मात्रा लगेंगे तो पूरा हो गया भ, और आगे लिख दिया व के साथ अ की मात्रा जुड़ा तो व पूरा हो गया, और न का न। इस प्रकार हमारे सामने कौन सा शब्द निकल कर आता है, तो भवन निकल कर आता है, जो कि अव के प्रयोग से बनता है। अब अंतिम जो है अयादि संधि के अंतर्गत औ को हम देखते हैं। औ का जो है निर्माण कैसे होता है, इसके लिए आप एक शब्द लेंगे भावुक। भावनाओं के आवेश में घिरे हुए आदमी को भावुक कहते हैं, इमोशनल। अब भावुक शब्द में भाव नहीं है, ये गड़बड़ करवा देता संधि के विग्रह के टाइम। भाऊ और उक, भाऊ उक, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, भाऊ में से भ के ऊपर से औ की मात्रा हटाते हैं, बीच में रखते हैं, और आगे ऊ का ऊ लिखते हैं और क का क। अब देखिए, औ पूर्व वर्ण औ रहा और उत्तर वर्ण असमान रहा, नियम फॉलो होता है। अब हम आगे देखते हैं इसका, भ और औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव, औ के स्थान पर आव हो जाता है, और उत्तर वर्ण ऊ का अपनी जगह पे ऊ, और क के क। ऊ है एज इट इज नीचे आ गया, देखिए आप, इसमें असमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब इसको मिलाकर देखिए, ब की जगह पे भ लिखा, आ की मात्रा लगाया भाव, भाव हो गया, व पे ऊ की मात्रा लगाया ऊ हो गया, और क का क। इस प्रकार हमारे सामने आव युक्त शब्द देखने को मिला। अब हमने अयादि संधि के चारों उदाहरणों को समझ लिया। अब संधि युक्त शब्द की आप पहचान कैसे करेंगे, ट्रिक आपको मैं क्या दे सकता हूं, तो संधि युक्त शब्द की पहचान करने के लिए आपको एक ढंग का ट्रिक मैं दे सकता हूं कि हमने अब तक कौन कौन से चार उदाहरण किए हैं, चाहे वो देखें या कोई और उदाहरण देख लें। देखिए, जैसे एक उदाहरण लिख दे तो विनायक, और एक देख लेते हैं, देखिए आप नयन, एक लिख लेते हैं पवन, और एक लिख देते हैं नाव। नौ अ से बनता है नाव। विनायक कैसे बनेगा, विनय अक, विनय अक, ए ये आएगा विनय अक। नयन कैसे बनेगा, विनय अक, लिख कर बता देता हूं आपको, विनय अक से विनायक बनता है। नयन कैसे बनेगा, ने अन से नयन बनेगा। इनका आप विन्यास करके देख लेंगे कैसे काम आते हैं। पवन, पवन का पू और अन से बनेगा पवन, और नाव कैसे बनेगा, नौ और अ से बनेगा नाव। बहुत विशेष है। अयादि संधि के अंतर्गत ये जो विग्रह है संधियों का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अक्सर अयादि संधि से शब्द दिया जाता है और शब्द का उचित विग्रह विकल्पों में से ढूंढकर लिखने का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम ट्रिक की बात कर रहे हैं कि कैसे किसी शब्द के अंदर संधि युक्त पद के अंदर अपन जो ये संधि युक्त अक्षर हैं अय आय अव और आव की पहचान कर सकते हैं। देखिए, संधि स्थल पर जाओ और सीधा इन ध्वनियों को ढूंढने की कोशिश करो। विनायक शब्द, अब विनायक में देखो यहाँ पे आय दिख रहा है, विनाय आय। यहाँ पे नयन में अय कहाँ दिख रहा है, नय अय दिख रहा है। और पवन में अव कहाँ दिख रहा है, पव अव। और नाव में आव कहाँ दिख रहा है, नाव आव, ये यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह के इन शब्दों को अपने को ढूंढ कर देखना होगा, और जहां पर अपने को ये मिल जाते हैं उसके हिसाब से हम इसको अयादि संधि करेंगे। साथियों, हमारे इन्हीं प्रयासों के साथ आज की अपनी कक्षा पूर्ण होती है। अयादि संधि को हमने पूरा किया। आपके लिए एक शब्द छोड़कर जाता हूं मैं, जिसका आप संधि का विग्रह करके आवश्यक रूप से कमेंट करिए। भविष्य शब्द है हमारे लिए, भविष्य। भविष्य मैं इतना बता देता हूं कि अयादि संधि का उदाहरण है, और इसको आप सॉल्व करके इसको किस प्रकार से आप बांट कर इसका विग्रह करेंगे और इसमें कौन सी संधि आएगी, उस हिसाब से कमेंट में हमें जवाब जरूर दीजिएगा। इसके साथ हमारी शब्द निर्माण की पहली कोटि संधि के अंतर्गत स्वर संधियां पूरी होती है। आगे की कक्षा में हम व्यंजन संधि पर विचार करेंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, और जिन विद्यार्थियों को इस प्रकार की कक्षाओं की आवश्यकता है उन तक शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में हम संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के साथ।
साथियों, संधि में भी मैं सभी व्याकरण के टॉपिक की तरह हमेशा कहता हूं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक टॉपिक दर टॉपिक आप पूरी समझ के साथ हमारे साथ चलते हैं, तो हम आपको वादा करते हैं, आपसे आपको गारंटी देते हैं कि सभी चीज़ों को हम सरल करके आपके सामने रखेंगे। और हिंदी का एक भय जैसा माहौल, हिंदी को एक डरावना विषय बनाकर हमारे सामने जो पेश किया है, वो डर जो है निस्संदेह मैं आपके लिए समाप्त करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।